नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में सबसे पहले बात रामपुर और आजमगढ़ की ही करते हैं। दोनों ही जगहों पर उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हो चुका है, वोटिंग खत्म हो चुकी है। रामपुर और आजमगढ़ सीट पर मतदान कम हुआ है। इस बार 2019 के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज कम रहा। रामपुर में 5 बजे तक 37% वोटिंग हुई, जबकि आजमगढ़ में शाम 5 बजे तक 46% मतदान हुआ है। जबकि पिछली बार की अगर बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की, तो यहां पर 55% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। 26 जून को नतीजे आएंगे, उपचुनाव के नतीजे आएंगे और उससे पहले आज वोटिंग हुई है। वोटिंग के दौरान भी जीत के दावे दोनों पार्टियों की ओर से होते रहे हैं। दोनों ही तरफ के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं, लेकिन रामपुर में कई शिकायतें भी दर्ज हुई हैं। कई शिकायत भी समाजवादी पार्टी के नेताओं की ओर से की गई है। तो आजमगढ़ में 46% वोटिंग हुई है, जबकि रामपुर की बात करें तो ये 40 से भी ज्यादा नहीं है, बल्कि 37% ही मतदान रामपुर में शाम 5 बजे तक हुआ है। लोकसभा उपचुनाव की बात हो रही है। रामपुर आजमगढ़ में वोटिंग खत्म हो चुकी है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। अब नतीजों का इंतजार है। दोनों ही सीटों पर मतदान कम हुआ है। सवाल यह है कि इस कम वोटिंग के मायने क्या है। आजम खान ने आरोप लगाए कि प्रशासन ने मतदाताओं को वोटिंग करने से रोका, तो वहीं बीजेपी और एसपी दोनों ही अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। वोटिंग पूरी हो गई है। वीवीआईपी लोगों ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। नतीजों का इंतजार है। इसी बीच आजम खान ने गंभीर और बड़े आरोप लगाए। उनका कहना है कि रामपुर में प्रशासन समाजवादी पार्टी के वोटर्स को पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने दे रहा। वहीं प्रशासन का कहना है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है। कहीं कोई फर्जी मतदाता मिला तो उसे जरूर रोका गया, लेकिन और कहीं कोई इस तरह की शिकायत नहीं। तो रामपुर में मतदान के लिए पहुंचे थे आजम खान। हालांकि पहले खबर थी कि वो दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे, लेकिन शाम होते होते पहुंचे, 3 बजे के बाद पहुंचे। गंभीर आरोप उन्होंने लगाए और कहा कि प्रशासन उनके लोगों को वोटिंग से रोक रहा है, जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है। ट्वीट के जरिए शिकायत हो रही है कि रामपुर में भेदभाव किया जा रहा है। आपने कहां देखा भेदभाव किया जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? आपने क्या देखा? आप यहाँ किस लिए भेजे गए? इसलिए कि आप यहाँ का सच तलाश करें। बहुत से एक आध चैनल्स ने दिखाया भी है यहाँ का सच। खाली बूथ दिखाए हैं, सारा दिन बूथ खाली पड़े रहे हैं। इस वक्त बूथ खाली है, तो आपने क्या देखा? आपने नहीं देखा मोहल्ले के नाकों पर कितनी पुलिस लगी हुई है और वोटर्स को गली से पार पोलिंग स्टेशन तक आने ही नहीं दे रही है। तो हमसे ज्यादा तो आप देख रहे हैं। देखा मैंने, डीएम से सवाल भी पूछा इसको लेकर के कि ये आरोप लगाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, आप जो आपने देखा था वो पूछिए ना कि हमने ये देखा है, हमारे कैमरे ने ये देखा है। उनकी ओर से कहा गया कि ये सारे आरोप निराधार हैं, हमें हमारी ओर से कहीं रोका नहीं जा रहा है, सबूत ला के दीजिए, तथ्यों पे बात करिए तो हम कार्रवाई करेंगे। तो आप उनकी बात कहेंगे या लोकतंत्र की जनता की बात कहेंगे? आपके पास जो रिपोर्ट आई है वो कहाँ किस किस इलाके की रिपोर्ट आई है? हमारे पास पूरे रामपुर शहर की है, स्वार की है, टांडा की है, धड़ियाल की है। यहाँ बहुत ज्यादा सैफनी है, शाहबाद में एक क्षेत्र, केमरी है एक इलाका। जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ये वहीं हुआ है। तो आजम खान की नाराजगी, उनका गुस्सा देखा आपने। रामपुर में वोटिंग परसेंटेज कम रहा। आजम खान इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब सवाल है कि आजम की इस नाराजगी और उनके इस कहने के मायने क्या हैं। जायजा लिया हमारी सहयोगी अनामिका सिंह ने, वो भी देखिए। रामपुर उपचुनाव में दिन भर चली गहमागहमी के बाद फिलहाल मतदान संपन्न हो गए हैं, लेकिन जिस तरीके से दिन भर मतदान की रफ्तार धीमी रही, इसके बाद मतदान प्रतिशत पिछली बार के मुकाबले बेहद कम आंका जा रहा है। हालांकि इस बीच आजम खान ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए, जिसके जवाब में जिलाधिकारी ने भी इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोप के बीच मतदान संपन्न होने के बाद जो नतीजे हैं वो 26 जून को आएंगे, तब पता चल पाएगा कि रामपुर की जनता ने किसे एक बार फिर से मौका दिया है। रामपुर। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव सकुशल संपन्न हो चुका है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त समाजवादी पार्टी, बसपा और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। और अब आप देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक करीब 11 घंटे तक मतदान कराने के बाद मतदान कर्मी ईवीएम मशीन को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में बाहर ले जा रहे हैं। ये जो ईवीएम है अब 26 जून को इसे खोला जाएगा, जिसके बाद बीजेपी
सपा और अन्य सभी दलों के प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य तय किया जाएगा कि वो जीतते हैं चुनाव या हारते हैं। आप देख रहे हैं कि आज इस चुनाव के दौरान 11 घंटे तक चले मतदान के बाद आजमगढ़ में करीब 50% मतदान हुआ है। हालांकि अगर 2019 की बात करें तो आजमगढ़ में 57.40% मतदान हुआ था। कुल मतदान देखा जाए तो पिछले बार की अपेक्षा इस बार करीब 7 से 8% मतदान कम हुआ है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ईवीएम मशीन मतदान कर्मी मतदान केंद्र से लेकर निकल रहे हैं। ऐसे में अगर आजमगढ़ के सियासी समीकरणों की बात करें तो आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और हमेशा से चाहे मुलायम सिंह यादव हों, अखिलेश यादव हों या समाजवादी पार्टी के अन्य नेता हों, वो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जीत के साथ यहाँ से जीतते रहे हैं। लेकिन इस लोकसभा उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और माना ये जा रहा है कि इस बार जो मुस्लिम मतदाता है वो जिस ओर जाएगा वो फैसला करेगा कि आखिर विजेता आजमगढ़ में कौन होगा। अब देखना ये होगा कि क्या समाजवादी पार्टी अपने इस गढ़ में अपना दबदबा बरकरार रखती है या फिर इस बार आजमगढ़ में कोई बड़ा या कोई नया फैसला देखने को मिल सकता है। कैमरामैन अनिल के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 आजमगढ़। जी हाँ, तो वोटिंग खत्म हो चुकी है। 26 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। एक तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए कि वोट परसेंटेज कम होने की वजह प्रशासन है, जबकि प्रशासन इन आरोपों को खारिज कर रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि ये समाजवादी पार्टी की हार को देख करके निराशा है। इधर एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज दिल्ली में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वो कल नामांकन करेंगी और इस मौके पर पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। और इसी बीच यूपी और उत्तराखंड के प्रस्तावक सांसदों ने उनके नामांकन प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए। ये 3 तस्वीरें आज की मुलाकात की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंची एनडीए के राष्ट्रपति कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू और इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर बधाई भी दी थी, धन्यवाद भी कहा था प्रधानमंत्री को। और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात हुई और कल नॉमिनेशन फाइल करेंगी, जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ होंगे और बीजेपी के राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे। इधर सीएम योगी ने लखनऊ में 10वीं के टॉपर छात्रों से संवाद किया और इस मौके पर सीएम योगी ने बच्चों को कामयाबी के कई मंत्र दिए। उन्होंने बच्चों से कहा कि परीक्षा से घबराना नहीं है और हमेशा खुद पर विश्वास रखना है। उन्होंने कहा कि आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अभिभावकों से भी उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि बेटा और बेटी में फर्क न करें, मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाएं, सरकार उनके साथ है। थोड़ा सा ये दिक्कत हो रही, इसलिए कम 3000 रुपए की आय में मैंने अपने बच्चे के सिलाई। आप मेहनत करिए, सरकार भी सहयोग करेगी, ठीक है, घबराने की आवश्यकता एकदम चिंता की कोई बात नहीं, भैया की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, घबराओ मत, एकदम सरकार उसको देखेगी। समय पे जगना और समय पे खेलना, समय पे खाना, समय पे खेल कूद की गतिविधियों में भी भाग लेना, ये भी होना चाहिए और बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हर बच्चे को किसी न किसी खेल के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। आज हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने घर में बुलाया, जैसा कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री ने आज पहली बार ऐसा किया है और इससे हम बहुत ही खुश हैं। इनकी नई शिक्षा नीति हमारे जीवन में एक नया पड़ाव लेकर के आज उसका नया आगाज हुआ है। इन्होंने हमारे साथ बहुत ही सरल स्पष्ट भाषा में सही तरीके से हमारे सारे विचारों को सुना, समझा, हमारी कठिनाइयों को जाना और हमें और भी अच्छा इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। उन्होंने हमें अपनी बातों से बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित किया और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, खान पान सभी चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया, जिसे सुनकर हम बहुत उत्साहित हुए और अब हम तैयार हैं कि हम आगे अपनी पढ़ाई और अच्छे से करें। धन्यवाद। इधर यूपी में 1 जुलाई से संचारी रोग के खिलाफ विशेष अभियान की शुरुआत की जाएगी और इस अभियान के लिए विभागों की ओर से माइक्रो प्लान तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग अभियान को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है और अभियान के सफल संचालन से जुड़े निर्देश भी दिए। सीएम ने अधिकारियों को डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए स्वच्छता और फॉगिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए।
सीएम योगी ने सभी विभागों से तालमेल बनाकर काम करने को कहा, साथ ही जागरूकता अभियान पर भी फोकस करने के निर्देश दिए गए। इन सभी कार्यक्रमों पर हम लोग अपनी कार्रवाई सभी विभाग एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य करें। 1 जुलाई से अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम होंगे। कहीं पर प्रभारी जो मंत्रीगण भी जाएंगे, कहीं नोडल अधिकारी जाएं, हर जनपद में कार्यक्रम हो। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण जनपदों में जाएं, कैंप करें और इसे अभियान के रूप में एक तो लेने की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। उत्तर प्रदेश में पीडब्ल्यूडी महकमा टेक्नोलॉजी के सहारे काम में पारदर्शिता लाने की कवायद में जुटा है और इसके लिए एस्टिमेटर सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। जितिन प्रसाद ने दावा किया है कि सरकार की कोशिश तेजी से और सटीक काम करने की है, लिहाजा एस्टिमेटर सॉफ्टवेयर उसमें काफी मददगार साबित होगा। इससे कामकाज में तेजी आने के अलावा ही खर्च में भी कमी आएगी। आज पीडब्ल्यूडी विभाग में ये एस्टिमेटर ऐप लॉन्च किया गया है, जिसके अधीन जो कार्य होते आए हैं अभी, उसमें पुरानी प्रक्रियाएं जो फिजिकल एस्टिमेट बनते थे और तमाम दौड़ लगती थी, गोरखपुर से लेके लखनऊ तक वो एस्टिमेट पहुंचता था, विभिन्न लोगों की स्वीकृति प्राप्त होनी होती थी, तो वो भी उससे भी छुटकारा मिलेगा, पारदर्शिता भी लाई जाएगी। कोई इधर उधर उसमें जो चेंजेस हैं वो सब ऑनलाइन दिखाई देंगे, काफ़ी बचत होगी विभाग की। सूबे में कई जगहों पर आग का कहर आज देखने को मिला है। 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 3 अलग अलग जगहों पर हादसों की ये तस्वीर है। नोएडा, बांदा और जौनपुर की तस्वीर। नोएडा सेक्टर 8 में गत्ता बनाने वाली एक फैक्ट्री में आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया। वहीं बांदा में चलती स्कूटी में अचानक आग लग गई। स्कूटी सवार सकुशल हैं, ये अच्छी खबर है। वहीं जौनपुर में लीकेज की वजह से गैस सिलेंडर में आग लगी। इस हादसे में महिला समेत 5 लोग झुलस गए। सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया है। उधर जौनपुर में आग की चपेट में आने से एक मां और बेटे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना केवटली गांव की है। जानकारी के मुताबिक रसोई गैस सिलेंडर में रिसाव होने की वजह से आग लगी और एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। अस्पताल ले जाते वक्त 3 की दर्दनाक मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर अयोध्या में पानी की निकाली को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई है। दोनों ओर से लाठी डंडे भी चले। मामला नेवरा गांव का है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। 7 लोगों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज किया गया है। हम वीडियो बना रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी की निकासी को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी और आप यहाँ देख सकते हैं एक शख्स को दूसरे पक्ष के कई लोग घेर कर मारते हुए नजर आ रहे हैं। पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, लेकिन यहाँ एक पक्ष भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोग जख्मी भी हुए हैं इस मारपीट में। इधर बुलंदशहर में हत्या के प्रयास के केस में वांटेड 2 आरोपियों ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। दोनों बदमाश गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंचे। तख्ती पर लिखा था, हम अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्यधारा में आना चाहते हैं। दोनों आरोपी थाना सिकंदराबाद कोतवाली पहुंचे और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें, 2 दिन पहले पुलिस टीम दबिश देने गई थी और उसी दौरान कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया था, जिसके बाद थाना सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था, जिसके बाद एनकाउंटर के डर की वजह से इन दोनों ने आत्मसमर्पण किया है। कुछ दिन पहले थाना सिकंदराबाद में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें कि कुछ लोग वांछित थे और वहाँ जब पुलिस टीम गई थी तो वहाँ जो उपस्थित लोग थे उन लोगों ने टीम का विरोध किया था, जिस संबंध में सुसंगत धाराओं में
मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इससे संबंधित 2 अपराधियों ने आज थाने पर आकर आत्मसमर्पण किया है और इनसे विस्तृत पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उधर पीलीभीत में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की महिला नेता आपस में भिड़ गईं। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है। दोनों पहले पड़ोसन थी। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों में अक्सर अनबन हुआ करती थी और लगभग रोज ही मारपीट की घटना भी होती थी। इसके बाद पुलिस ने शहाना का घर चेंज कराकर काशीराम कॉलोनी के दूसरे ब्लॉक में करवाया, जबकि दबंग शहाना कॉलोनी के एक मकान पर जबरन कब्जा किए हुए थी। कल एक बार फिर इनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। इधर शामली में कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है, जिससे दबंगों और भू माफियाओं के बीच हड़कंप। नगर पंचायत की टीम ने बुलडोजर चलाकर कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा मुक्त करवाया। मामला थाना भवन कस्बे का, जहां पिछले कई सालों से कब्रिस्तान की जमीन पर दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। आज नगर पंचायत की टीम भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। बुलडोजर से अवैध निर्माण गिरा दिया गया। आज ये कब्रिस्तान की भूमि के कुछ अस्थायी अतिक्रमण कर लिया गया था, जिससे कि नगर पंचायत राजस्व टीम और पुलिस की सहायता के द्वारा हटाया गया है। लगभग कितना अतिक्रमण, कितने रकबे में अतिक्रमण था? ये आगे की जो भूमि है, जो दिल्ली सहारनपुर रोड पे जो आगे के साइड में उन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, इसी को आज हटाया गया है। मेरठ में अवैध कॉलोनियों पर बाबा का बुलडोजर गरज रहा है। यहां एक साथ 14 जगहों पर अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। बड़ी कार्रवाई हुई मेरठ में। एमडीए ने 4 जोन और 16 सब जोन ध्वस्तीकरण का मेगा अभियान चलाया। इन लोगों पर बिना नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराने का आरोप है, जिसे एमडीए के बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, यानी लोगों की गाड़ी कमाई। उधर कानपुर में सिख विरोधी दंगों के मामले में एसआईटी की जांच के बाद ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में आज 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इससे पहले 6 आरोपियों को एसआईटी गिरफ्तार कर चुकी है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में कानपुर में 127 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आज 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये वर्ष 84 के सिख विरोधी दंगों के अभियुक्त हैं, जो कि दुबई नगर क्षेत्र में घटित घटनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है। इधर बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके बेटों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सहारनपुर पुलिस ने हाजी इकबाल और उनके छोटे भाई पूर्व एमएलसी महमूद अली के घर पर इन सभी पर नाबालिग से रेप का मामला दर्ज किया है। इसके अलावा हाजी इकबाल के 4 बेटों पर भी छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया। अवैध खनन और जमीन पर कब्जे के कई मामलों को लेकर पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल वांटेड हैं। पुलिस हाजी इकबाल के 3 बेटों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही हाजी इकबाल और उसके सहयोगियों की करीब 130 करोड़ की संपत्ति कुर्क भी हो चुकी है। पुलिस जल्द ही हाजी इकबाल को भी गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। देखिए, कुछ दिनों पहले सहारनपुर पुलिस को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें गंभीर आरोप रेप के और नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोप लगाए गए थे। इसमें तुरंत हम लोगों ने सीओ स्तर के अधिकारी से जांच कराई। जांच में ये तथ्य सच पाए गए प्रथम दृष्टया, और उसके बाद हम लोगों ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है, जिसमें से 2 व्यक्ति इकबाल बाला और महमूद अली, इनके खिलाफ रेप का आरोप है, और बाकी 4 अन्य व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और उसके साथ मारपीट करने का आरोप है। इसमें विवेचना जारी है और विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई सहारनपुर पुलिस द्वारा की जाएगी। वाराणसी पुलिस ने लूट के एक मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शूटर अनुज झा को बिहार के मधुबनी से गिरफ्तार किया, जबकि बाइक चला रहे युवक यश को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा पुलिस ने रेकी में शामिल एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। लालपुर थाना इलाके में 14 जून को वारदात हुई थी। पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है। एक कंपनी के कलेक्शन मनी को लूटने के लिए इन लोगों ने पांडेपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में योजना बनाई थी और लूट को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने कई बार रिहर्सल भी किया था।
इससे पहले भी उन्होंने कई बार कोशिश की थी लेकिन नाकाम रहे थे। इस शूटआउट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था जिसमें बदमाश खलासी और ड्राइवर को रोककर गोली मारते दिख रहे हैं, जिसके बाद से ही पुलिस इनकी तलाश में लगी थी। उधर चंदौली के सकलडीहा पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहा 50,000 के इनामी बदमाश संतोष भारती उर्फ मछेंद्र को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस बरामद किए गए। हत्या और लूट के कई मामलों में इसकी तलाश थी। साल 2016 में बलुआ थाना इलाके के टांडा कला में एक युवक की गोली मारकर इसने हत्या की थी। पूरी घेराबंदी करने के बाद दौरान इनको पकड़ा गया। इनके पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं और कुछ चोरी के पैसे बरामद हुए हैं। इनसे जब पूछताछ की गई, पूरी चीजें सामने आई तो इनके द्वारा और भी अपराध इनके ऊपर लिखे गए हैं चोरी के और मर्डर के ढांचे तो ये चल ही रहे थे तब से 2016 से। तो आज 6 साल बाद उस मर्डर केस के अंदर इनकी अरेस्टिंग हुई है और इनके ऊपर 50,000 का इनाम था और मेरी तरफ से भी टीम को 10,000 का इनाम जो टीम इस पर लगी है उनको दिया जा रहा है और बाकी जो इसके ऊपर विधिक कार्रवाई है उसको जल्दी खत्म किया जाएगा। उधर बदायूं में गंगा में लापता 3 लोगों में से 2 के शव बरामद किए गए जबकि एक की तलाश अब भी चल रही है। दरअसल बुधवार की शाम को उजानी कोतवाली के भागीरथी कचला गंगा घाट पर नहाते वक्त बड़ा हादसा हुआ था। 8 लोग गंगा में डूब गए थे जिनमें से 5 लोगों को स्थानीय लोगों की मदद से बचा लिया गया जबकि 3 लोग गंगा की तेज धारा में बह गए थे। तो हादसे के बाद इन घरों में कोहराम मचा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।